हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी के आज वाली क्लास में, क्योंकि हमने पीएचपी प्रैक्टिकल क्लासेज हमने स्टार्ट की हैं, जेम्प सर्वर हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब जेम्प सर्वर के बारे में आप लोग जानते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हमने ये बताया था कि हमें जेम्प सर्वर हमेशा सी ड्राइव के अलावा किसी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। केवल यही पीएचपी के लिए नहीं, आप किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हो, सी ड्राइव के अलावा आप सर्वर इंस्टॉल करें। उससे ये फायदा होता है कि अगर आपको विंडो फॉर्मेट करनी पड़े तो जहां पे जनरली सी ड्राइव में हमारी विंडो इंस्टॉल होती है, इसलिए मैंने कहा जिस ड्राइव में विंडो या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उसके अलावा किसी दूसरी ड्राइव में आप जेम्प इंस्टॉल करें कि सिस्टम फॉर्मेटिंग के साथ में आपका जेम्प सुरक्षित रहेगा, आपका सर्वर सुरक्षित रहेगा और डेटा भी आपका सुरक्षित रहेगा। तो हमने इसे ई ड्राइव में हमने इसे इंस्टॉल किया था। ई ड्राइव में हमने एक फोल्डर बनाया था, सर्वर नाम का फोल्डर। इस फोल्डर में जाकर के मैं फिर तीसरी क्लास में फिर रिपीट ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ जाकर के आपको जेम्प कंट्रोल पे जाकर के आप इसे क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल आपका ओपन होगा। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दो तीन चार क्लासेज में आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा। आपने किया स्टार्ट, तो अपाचे स्टार्ट बताएगा ग्रीन कलर में। आपने किया माइस्क्वेल स्टार्ट ये दिखा रहा है और अपाचे भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम हमारे ब्राउजर पे चलते हैं। मैंने कहा जब आप सर्वर स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप सिस्टम पे लिखिए, इसका मतलब कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस के लिए लोकल होस्ट phpMyAdmin में लिखता हूँ तो ये पता चलेगा कि हमारा माइस्क्वेल भी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, ये माइस्क्वेल भी स्टार्ट हो गया। हमने माइस्क्वेल अभी नहीं बताया है, आपको कुछ भी नहीं बताया, कोई भी इसका इंटरफेस। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये फ्रंट एंड है, हमारे डेटाबेस सर्वर का फ्रंट एंड है कि आप यहाँ से कुछ करेंगे और वो डेटाबेस सर्वर में हमारे डेटाबेस में वहाँ जाकर के चेंजेस होगा, ये उसका फ्रंट एंड है। हमें सर्वर पे काम करना है। मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप सर्वर पर हमारे जो भी हमारा प्रोजेक्ट हो उस प्रोजेक्ट के नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। हमने फोल्डर किया फर्स्ट। फ्रेंड्स, हम अब वो भी डिसाइड करेंगे कि हम प्रोजेक्ट कौन सा बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, हम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जो भी आपके माइंड में हो, न्यूज़ पोर्टल बनाने वाले हैं या कुछ और, वो सब हम डिसाइड करेंगे और उसे हम स्क्रिप्ट पे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ तक हमने कर लिया था। कल हमने डिफरेंशिएट करके देखा था कि सबसे पहले सर्वर पे इंडेक्स फाइल किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। यहाँ केवल और अगर यहाँ टेक्स्ट फाइल है, देखिए सर्वर पे एग्जीक्यूट होने की, रन होने की जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले index.php एग्जीक्यूट हो रही है। अगर दोनों फाइलें पड़ी है तो ये टेक्स्ट फाइल थी, फिर index.php पड़ी हुई थी और फिर index.html पड़ी हुई थी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, दिस इज PHP फाइल। जब हम PHP फाइल को रीनेम कर देते हैं तो वहां HTML फाइल एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले का मतलब है आपको इस URL में लिखना नहीं पड़ा है कुछ भी, और एक टेक्स्ट फाइल और वहां पड़ी हुई है। मैं इसे भी, जब मैं इस इंडेक्स HTML को भी रीनेम कर देता हूं तो दोस्तों यहाँ केवल index.txt पड़ी हुई है। देखते हैं ये भी एग्जीक्यूट होती है क्या? ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। यही मैं आपको बताने वाला था कि HTML और PHP फाइल्स या जो सर्वर पे चलने वाली स्क्रिप्ट की फाइल्स होती है, उनके अलावा फाइल बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होने के लिए index.html या index.php फाइल रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब है अगर हमें हमारी वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड बनाना होगा तो हम index.php या index.html ही प्रयोग में लेंगे।
इंडेक्स TXT चलेगा तो सही, पर वो बाय डिफॉल्ट नहीं चलेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए आपने जो HTML की टेक्स्ट भी लिखी वो भी ये शो नहीं कर पाया, उसको भी स्ट्रक्चर में ये शो नहीं कर पाया। मतलब HTML डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में रेंडर हो गया, HTML के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वो रेंडर नहीं हुआ। मतलब जो दिखने का जो हमारा व्यू था कि हमें CSS कैसी दिखनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, वो रेंडर नहीं हुआ। आज मैं बेसिक आपको जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनका कुछ बेसिक सैंपल, सभी का मिक्स सैंपल्स में आपको बना के दिखाना चाह रहा हूं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा HTML का पेज बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं उस पेज का नाम आप चाहें तो इस HTML पेज का कॉपी करके, क्योंकि अगर इसका एक्सटेंशन .html है तो नई कॉपी फाइल का भी एक्सटेंशन .html ही होगा। चलिए तो मैं इसका नाम में लेता हूँ 1.html। देखते हैं 1.html में दोस्तों HTML जो टैग होती है इसमें दो तरह की टैग्स होती है। ये जो टैग आपको नजर आ रही है जो स्टार्ट होने के साथ साथ बंद भी होती है, ये पेड टैग कहलाती है या फिर कंटेनर टैग कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा कुछ टैग्स ऐसी भी हैं जो केवल स्टार्ट होती है, ये सिंगल टैग कहलाती है। और एम्प्टी टैग भी इनको बोलते हैं। एम्प्टी इसलिए क्योंकि इनके बीच में कोई कंटेंट नहीं रखा होता ये। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा एक प्रयोग में आपको दिखाता हूं, 1 2 और 3। एक ये सवाल पूछा जाता है कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी। इंटरव्यूअर भी आपसे एक बेसिक सवाल एज ए फ्रेशर अगर आप कहीं कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपसे पूछेगा कि इनमें से सही टैग कौन सी है। दोस्तों BR जो होता है, BR टैग पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि नॉन टेक्निकल लोगों को आप तो जीरो से पढ़ाने वाले थे। दोस्तों पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, दो तरीके की टैग्स होती हैं। कंटेनर टैग, या इन कंटेनर टैग्स को पेड टैग भी बोलते हैं, या फिर सिंगल टैग, या फिर एम्प्टी टैग। ये जो दूसरी है ये एम्प्टी टैग्स हैं और सिंगल टैग भी बोलते हैं, जिनका एंड टैग नहीं होता। देखिए ये जब स्टार्ट है तो एंड टैग एज इट इज सेम होता है, फर्क केवल ये होता है कि जो स्टार्टिंग ये जो सिंबल है इसके बाद ये स्लैश लगाते हैं। समझ में आ गया होगा। आप यहाँ जब हेड को देखेंगे यहाँ भी सेम है, जब आप टाइटल को देखेंगे यहाँ भी ऐसा ही है, जब आप बॉडी को देखेंगे यहाँ भी ऐसा ही है। और ये एडिटर है नोटपैड++, इसका ये बहुत सारे फीचर नहीं देता, केवल आपको फीचर देता है कि जब आप स्टार्ट टैग को क्लिक करते हैं आपको एंड टैग ही दिखा रहा होता है, बॉडी पे क्लिक करते हैं बॉडी एंड को हाईलाइट करके दिखा रहा होता है। ये कुछ छोटे छोटे फीचर ये देता है, पर बहुत ही यूजफुल फीचर है और हमें इतना ही चाहिए क्योंकि बाकी कोड तो हम हाथ से लिखने वाले। चलिए तो ये आपका फर्स्ट वेब पेज था। हेड इसकी सबसे मेन टैग जो होती है, सबसे आउटर टैग होती है, वो होती है इसमें HTML टैग, और सारी टैग्स HTML टैग के अंदर होती है। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिए, HTML टैग के अंदर ही ये सारी टैग्स होगी। अभी मैंने कुछ टैग्स यहाँ बताई है जैसे हेड, और HTML के अंदर हेड टैग होगी। हेडिंग के लिए होता है, और इसके अंदर हेड टैग के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं समझते हैं इस बात को। हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग्स और इंफॉर्मेशन यहाँ लिखते हैं। टाइटल वगैरह, टाइटल की एक इंडिपेंडेंट टैग होती है, ये हेड टैग के अंदर होती है। बहुत बार जब ओरली पूछा जाता है कि टाइटल टैग कब आती है, बच्चे बोलते हैं हेड टैग के बाद। देखिए हेड टैग के बाद नहीं है, ये हेड टैग के अंदर है। हेड टैग के अंदर टाइटल, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस आप कुछ और इंक्लूड फाइल्स के बाद में यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, पर ये होगी हेड टैग के अंदर। कुछ मेटा टैग्स होती हैं, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा उनके बारे में। और इसके अलावा आप और क्या क्या रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिख सकते हैं, या एक्सटर्नल, देखिए
ये टर्म फिर आएगी। एक्सटर्नल ऑन पेज या इनलाइन तो यहाँ नहीं होगी, इनलाइन तो टैग पर होगी डायरेक्ट। एक्सटर्नल या ऑन पेज जब जावास्क्रिप्ट लिखना पड़े तो जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखना होता है। स्टैंडर्ड यही है, प्रोसीजर यही है कि आप यहाँ लिखें। कुछ लोग उसे एंड में भी लिखते हैं, और लेटेस्ट उसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को पेज के एंड में लोड करते हैं। उसका एक दूसरा रीजन है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मेटा टैग्स, जावास्क्रिप्ट और CSS एक ही पेज पर स्ट्रक्चर में यहाँ इंक्लूड की जाती है। हेड के अंदर कैसे इंक्लूड करते हैं, ये इस पेज के स्ट्रक्चर के बाद में मैं आपको बताऊंगा। मेटा टैग, जावास्क्रिप्ट, CSS ये आपको यहाँ ये लगानी होती है। जितनी भी, मान लीजिए CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेज में बताया था। HTML को लुकअप देने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, स्टाइल्स बनाने के लिए, जो आप सुंदर ब्यूटीफुल HTML देखते हैं, वो CSS के बिना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बिना वो असंभव है। और जावास्क्रिप्ट जो भी अलर्ट्स हैं या कुछ लाइब्रेरीज हैं कि जो स्लाइडिंग इफेक्ट हैं या कुछ अलग इफेक्ट्स हैं, ये सारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हेड टैग के अंदर होंगे। बॉडी के अंदर कंटेंट पार्ट होगा। ये जो बॉडी में कंटेंट पार्ट होता है, यही हमारे पेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर। HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल के साथ हेड के अंदर मेटा टैग्स, जावास्क्रिप्ट, CSS, इन सब की भी टैग्स होती हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के टैग्स होती हैं, ये बताऊंगा मैं आपको। और बॉडी टैग, और बॉडी के बाद में कोई फुटर टैग नहीं होती है, क्योंकि मैंने हेड लगाया तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कोई फुट भी लगाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और बॉडी के अंदर में कुछ टैग्स मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैंने कहा, देखिए पहले मैं ये जो मैं लिख रहा हूं इन्हें मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट कैसे करूंगा, HTML में मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट ऐसे होता है। ये कमेंट क्या, देखो एंड कमेंट नहीं लगाया तो नीचे के सारे HTML को इसने कमेंट कर दिया। मैं यहाँ एंड कमेंट इस तरीके का होता है, ये स्टार्टिंग पार्ट, ये एंड पार्ट। ये मल्टी लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन में भी आपको लगाना हो तो आपसे यू लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये कमेंट्स का मतलब है ये लिखा हुआ टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा। दिखाता हूं मैं आपको। 1.html को मैं एग्जीक्यूट करता हूं आपके सर्वर पर, क्योंकि हमने इंडेक्स फाइल तो डाली हुई नहीं है, तो इसलिए सारी फाइल्स की लिस्टिंग यहाँ में दिखा रहा है। तो आपने किया, आप देख सकते हैं मेटा टैग JS CSS, ये कहाँ से दिख रहा है, ये टेक्स्ट मैंने लिखा है। कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मेटा टैग JS CSS। देखो माई फर्स्ट पेज है, जो कंटेंट वाला लोड नहीं हुआ, आप देखेंगे माई फर्स्ट पेज कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ माई फर्स्ट पेज, सोचिए। आप देखेंगे टाइटल बार, इस टेब के अंदर देखिए माई फर्स्ट पेज, जो से आप टाइटल में लिखते हैं वो अपने टाइटल बार में दिखता है। अब मैं इन सबको कमेंट करता हूं, क्योंकि देखिए कोई भी कंटेंट, कोई भी स्ट्रक्चर आप हेड के अंदर नहीं बनाएंगे जो दिखने वाला पार्ट है। आपने अगर बिना टैग के लिखा है तो दिखेगा जरूर, तो हमें वहां कुछ नहीं लिखना है। दिस इज HTML फाइल, दिख रहा है, कंटेंट है। मैंने बताया हेड के बाद बॉडी, और बॉडी के अंदर अब हम HTML की बाकी टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। जब नेक्स्ट क्लासेज में मैं जावास्क्रिप्ट और CSS के बारे में बताऊंगा, तब हम इस पे और आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा टेस्ट केस बनाएंगे। अभी के लिए आप इतना ही। मैं मेटा टैग्स भी बताऊंगा कि मेटा टैग्स, क्योंकि अगर SEO फ्रेंडली क्वालिटी वेबसाइट बनानी है तो आपको मेटा टैग्स भी यूज करनी होगी। चलिए, बॉडी के अंदर मैं अलग अलग तरीके की कुछ टैग्स में आपको दिखाता हूं। आप जानते हैं बॉडी एक पेयर टैग है या कंटेनर टैग भी इसे बोलते हैं। मैं कुछ अभी जो मैंने टैग लगाई BR, ये लाइन ब्रेक के लिए होता है। आप देखेंगे कि इसमें
ब्रेक लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये देखिए ब्रेक आ गया। एक और लाइन ब्रेक लिखता हूँ, 2 लाइन ब्रेक और ये कंटेंट लगभग यहाँ आ जाएगा, देख सकते हैं। लाइन ब्रेक, एक लाइन ब्रेक यहाँ था, एक यहाँ था, 3 लाइन ब्रेक दिए ना मैंने, 1 2 3। आप 3 लाइन ब्रेक यहाँ देख सकते हैं। मैंने लाइन ब्रेक यहाँ लिखा BR। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि BR की ये टैग ठीक होती है, ये टैग ठीक होती है या ये वाली टैग ठीक होती है। देखो तीनों टैग अलग अलग तरीके से मैं लिख रहा हूं। जब आप देखेंगे तो आपकी तीनों टैग काम कर रही है। यहाँ पे दोस्तों काम अगर कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सही है। स्टैंडर्ड और करेक्ट टैग फॉर्मेट ये है, ये हमेशा याद रखिए किसी भी एग्जाम में, क्योंकि जहां तीनों ऑप्शन आपको देगा तो आप ऐसा तो है नहीं तीनों काम करती, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और ये पर आप ये भी कहेंगे कि अगर ये सही नहीं है तो गलत बता कौन रहा है हमें। देखिए बहुत सारे टूल होते हैं ऐसे, इंटरनेट पे ऐसे भी टूल होते हैं जो आपकी साइट की रैंकिंग के टाइम आपके टैग्स की क्वालिटी और टैग्स के जो करेक्ट टैग है उन्हें वो रिकॉर्ड करता है और इसे एज ए एरर वहाँ पे नोटिफाई करता है उन टूल्स में। और ये आपका पेज रैंक्स में और दूसरे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल हो जाता है आपका पेज। इसलिए आप हमेशा वही टैग लिखिए जो करेक्ट है। मैं बहुत बारीक चीजें बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको विशेष ध्यान रखना है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाना है ये सोचने और समझने के लिए कि आप जो लिख रहे हैं कोड वो क्वालिटी कोड है कि नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे सर ये तो बिना इसके भी चल जाता है, दिख जाता है कंटेंट। तो देखो कंटेंट तो दिख रहा है, फर्क कहाँ पड़ा दोस्तों? फर्क पर आपका पेज वैलिडेट नहीं रहा। इंटरनेट के साथ साथ कई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन और चेक करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन हर पेज को चेक करते हैं। वो स्टैंडर्ड आपका पेज फॉलो नहीं करेगा। एक छोटे से 14 लाइन के कोड में मैं आपसे बात कह रहा हूँ। मैंने कहा था हम लोग जीरो से हम पेज का डेवलपमेंट करेंगे, ये जीरो वाला पेज है। तो फ्रेंड्स ये दोनों टैग्स स्टैंडर्ड नहीं है, गलत टैग्स हैं। मैं अब लगाता हूँ, देखो कितनी बार मैं BR टैग लिखता हूँ, आपका ये कंटेंट नीचे चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे बनाया इन्होंने। देखो ये नोटपैड प्लस प्लस है, ये एक फीचर देता है ऐसा, जब मैं इस लाइन के ऊपर जा करके Ctrl+T करता हूँ तो कॉपी बनाता है, कॉपी 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 कॉपी, Ctrl+D, कंट्रोल दबा के D बटन प्रेस कीजिए तो इससे फास्ट हो रहा है। मैं कुछ की मेरी कीज का भी आपको ये बताऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूं। अब कुछ और एक दो और मैं टैग्स आपको बताता हूं, इस तरीके की कुछ और टैग्स जो हम डेवलपमेंट करेंगे तब काम में आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। एक टैग है HR, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक BR है उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये HR टैग बनाती है। अब मैं हमारी इस लाइन के बाद फिर से एक HR टैग लगाता हूं, आप पाएंगे देखिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई फुल विड्थ में, और जितना इसको स्पेस मिला इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। स्ट्रक्चर और भी अगर आपको बनाने हो, मैं एक देखिए हर तरीके का कोड हम देखेंगे, CSS बेस भी देखेंगे, div स्पैन क्लास से मैनेज करके भी देखेंगे। अभी मैं टेबल स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, टेबल फॉर्मेट वाला। टेबल स्टार्ट है, एंड भी होगा। देखिए जब हमें टेबल बनाना हो तो हम इसे टेबल फॉर्मेट लिखते हैं। टेबल कैसी होती है फ्रेंड, मैं लिखता हूँ पेंट
ये टेबल है, 2 कॉलम और 2 रो, कॉलम्स 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2। इसमें जो हर बॉक्स है ये सेल है, सेल 1। हम इसका भी आइडेंटिफायर बनाते हैं, सी रो 1 कॉलम 2 C12, ओ सॉरी रो 1 कॉलम भी 1। कॉलम रो 1 कॉलम 2, आइडेंटिफायर है, हमने नाम रखे हैं इनके। कॉलम 2, कॉलम 2 है, कॉलम 1 रो 2, ये कॉलम 1 रो 2, ये सही है। इसमें हमने यहाँ गलती की थी, ये पहली रो का दूसरा कॉलम था, ये दूसरी रो है, ये दूसरी रो का पहला कॉलम है। देखिए फर्स्ट कॉलम है, कर रहे हैं गलती। इसी तरह से C22 दूसरी रो का दूसरा कॉलम है। आपने कुछ बनाया, अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो HTML में आप कैसे बनाएंगे? आपको टेबल बनाना होगा। आपने देखा रो भी होती है और कॉलम भी होता है, तो हम पहले यहाँ रो बनाते हैं। रो बनती है tr से, और रो के अंदर कॉलम कितने थे? 2, तो हम यहाँ 2 कॉलम बनाते हैं। दो कॉलम, पहले कॉलम में मैंने लिखा कॉलम 1 1, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा C रो 1 कॉलम 2। इसी तरह से कॉलम 2 1 और कॉलम 2 2। ये रहा आपका, आप कहेंगे बॉर्डर तो दिख ही नहीं रहा, इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, और भी एट्रीब्यूट्स हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं इस टेबल टैग की जो हमने काम में ली नहीं। इसमें जैसे होता है बॉर्डर, जब आप इसे बॉर्डर 1 कर देंगे तो आप देखेंगे कितनी बॉर्डर दिखती है। कितनी बॉर्डर दिखी आपको? कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो गए। आपको कितनी बॉर्डर दिखी? आपको वहां 2 बॉर्डर नजर आ रही है। दरअसल वो बॉर्डर्स नहीं है, एक ही बॉर्डर है, एक ही बॉर्डर के अंदर का स्पेस है, वो एक ही बॉर्डर है। 2 नजर आता है क्योंकि देखो बॉर्डर ये है, ये बॉर्डर ये है, ये बीच में जो बॉर्डर आ रही है बॉर्डर है। बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होती है ये कहलाती है सेल स्पेसिंग। ये सेल्स है ना, सेल 1 1 सेल 1 2, सेल के बीच का स्पेस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, बॉर्डर के साथ साथ लिखता हूँ सेल स्पेसिंग। मैं कहूँ भैया 0, बाय डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग 1 था, मैं यहाँ डाल देता हूँ 0। देखते हैं स्पेस खत्म हुआ क्या? स्पेस तो खत्म हो गया। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ देखिए, सी इस दीवार के, इस वॉल के, सेल की इस दीवार के टच नहीं हो रहा ना। एक और इसमें एट्रीब्यूट होता है सेल पेडिंग। पेडिंग होता है सेल की दीवार के, सेल की लाइन के साथ अंदर के कंटेंट के बीच का गैप। बाय डिफॉल्ट वो भी 1 होता है। मैं उसे जब 0 करता हूँ तो देखते हैं थोड़ा सा और किनारा आ जाएगा, लगभग सब चिपक गया ये। तो ये 0 पे बिल्कुल मामूली सा गैप देता है, बाकी चिपक गया। मैं यहाँ पे सेल पेडिंग 10 देता हूँ। सेल्स के बीच का स्पेस, पेडिंग, कंटेंट और इसके वॉल के बीच का स्पेस 10 पिक्सल। मैंने जूम किया हुआ है ब्राउजर को, इसलिए 10 पिक्सल हुआ। ये जो बॉर्डर्स के बीच का जो गैप है इससे मैं बढ़ा के करता हूँ 5। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। टेबल्स के कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा। आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो मैं वो असाइनमेंट आपको कल देता हूँ। आज आप इसी को देखिए और आप HTML में ये असाइनमेंट आप
खुद यहाँ देखिए, आप HTML में टेबल स्ट्रक्चर को देखिए और इसमें जो और भी प्रॉपर्टी जिसकी है उन्हें आप फाइंड कीजिए। अगर आपको कुछ मिलती है और आप एक्टिव हैं, एक्टिवली मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं भी नोटिस करता हूँ, तो पढ़ाने में कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने वीडियो देखा, कितने लोगों ने कितने टाइम तक वीडियो देखा, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि इंटरेस्ट कंटिन्यू नहीं है तो वीडियो डालने में भी थोड़ा हो सकता है कि एक के बजाय 2 दिन लग जाएं। तो आपका इंटरेस्ट आप शो कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मुझे मैसेज कीजिए, और भी कुछ नई चीज़ आप इससे रिलेटेड उसे पोस्ट कीजिए। कितना आपको ज्ञान है आप उसे पोस्ट कीजिए। जो बेस्ट कुछ निकाल करके देगा तो उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर के उसको कंट्रीब्यूट करूँगा मैं। ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट, और देखते रहिए। PHP आप ज़रूर सीखेंगे, एक PHP डेवलपर बनेंगे जब भी अपना एक कोर्स पूरा होगा, और बहुत जल्दी कोर्स पूरा होगा। हो सकता है वीडियो आपको छोटे लग रहे हों, पर छोटे छोटे वीडियो इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ज़्यादा डेप्थ में आप अभी, हो सकता है ये इजी प्रोसेस लग रही हो, जब हम बनाएंगे प्रोग्रामिंग तो आपको बड़े बड़े वीडियो नज़र आएंगे, प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।